मैं आपको एक जनरल केस दूंगा कि कोई भी फेस एंगल के साथ अगर कोई वेव आए तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो सपोज ये सोर्स हो गया S1 और टॉपिक था वही एडिशन ऑफ वेव्स। तो सपोज एक सोर्स हो गया S1 और एक सोर्स हो गया S2 और सिमिलर पॉइंट सोर्सेज, और यहाँ पे आपको सपोज कोई भी एक पॉइंट हो गया Q, जनरल पॉइंट हो गया Q। तो फिर सपोज ये वेव का इक्वेशन हो गया A cos ओमेगा टी, मैं जनरल इक्वेशन ले रहा हूँ। और सपोज S2 का हो गया, S2 का सपोज फेज डिफरेंस है A cos ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पे 5 कुछ भी हो सकता है, 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यहाँ पे 5 को हम कहेंगे फेज डिफरेंस, क्योंकि इन दोनों में फेज का डिफरेंस क्या है। फेज वाला टर्म मतलब जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया टर्म है। तो इसका ओमेगा टी प्लस 5, इसका ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस हो गया 5, वेयर 5 इज एन एंगल। तो फिर तो S1 क्यू को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं और S2 क्यू को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो फिर क्यू में नेट इफेक्ट जानने के लिए हमेशा हमको जो वेव रीच करते हो उनका एडिशन करना होगा। तो फिर हम लोग सब करते हैं A cos ओमेगा टी प्लस A cos ओमेगा टी प्लस 5। और मैंने यहाँ पे जानबूझ के एम्पलीट्यूड सेम लिखा, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड अगर डिफरेंट भी हो फिर भी आप कैलकुलेशन से मॉडिफाई कर सकते हैं आपका रिजल्ट। तो फिर ये हो गया आपका नेट इफेक्ट। तो हो गया A cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल्स टू A। अब अपने मैथ्स क्लास में पढ़ा होगा कि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो फिर लिखते हैं 2 cos c प्लस d/2 मतलब ओमेगा टी प्लस 5/2 मतलब ओमेगा टी प्लस 5/2, ओमेगा टी प्लस 5/2, और cos c माइनस d/2 मतलब ओमेगा टी प्लस 5/2 मतलब 5 माइनस 5/2, और cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो फिर cos 5/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2A cos 5/2 इंटू cos ओमेगा टी प्लस 5/2। तो ये आपका नेट वेव हो गया। तो सपोज इसको हम नाम दे देते हैं, सपोज रिजल्टेंट R, ये R। तो इनमें से जैसे ये आपके पास एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है, एम्पलीट्यूड फिर कॉस ये फेज वाला टर्म। सो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे A कांस्टेंट है, और कोई भी अगर एक डेफिनाइट फाई मतलब फेज एंगल को अगर हम कांस्टेंट कर दे टाइम के साथ, क्योंकि हमने कोहेरेंट सोर्सेस कंसीडर किया था, तो इसीलिए फाई डजंट वैरी विद टाइम। तो फाई वाला टर्म कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट है। ये ओमेगा टी वैरी कर रहा है क्योंकि टी इज वैरिंग, सो ओमेगा टी इज वैरिंग, बट फाई इज कांस्टेंट। So 5/2 is also constant, hence cos 5/2 is also constant. Hence this amplitude is constant. So resultant equals to some amplitude into some phase term. That phase term is cos omega t plus 5/2. So तो हम इसका इंटेंसिटी कैसे देखेंगे। सपोज इनिशियल इंटेंसिटी था A स्क्वायर, इसका भी इंटेंसिटी था A स्क्वायर, मतलब इंडिविजुअल इंटेंसिटी दोनों का A स्क्वायर था। अब फाइनल इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो इसका इंटेंसिटी हो गया 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। अब यहां से सब रिजल्ट हम लोग देखेंगे, रिजल्टेंट इक्वल्स टू 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। तो जैसे कि मैंने पहले केस में लिया था कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो हमने देखा था कि S2p माइनस S1p होना चाहिए n लैम्डा, और मैंने ये भी कहा था कि अगर डिफरेंस होता है इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा, दैट इज 1 लैम्डा या 2 लैम्डा या फिर 3 लैम्डा, तो फिर उनका फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर S2p यहाँ पे जैसे हो गया S2q, तो सपोज S2q माइनस S1q इक्वल्स टू हो गया n लैम्डा, तो फिर इसका करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस होगा 2 पाई।
और सिमिलरली अगर n प्लस हाफ है तो इसका फेज डिफरेंस होगा पाई। तो फिर यही यहाँ पे है। तो सपोज मैं कंस्ट्रक्टिव वाला केस कंसिडर कर रहा हूँ, तो फिर फेज डिफरेंस होगा 2 पाई। मतलब अगर डिफरेंस अगर पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू n लैम्डा, दैट इज s2q माइनस s1q इक्वल्स टू n लैम्डा, तो फिर फाई को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 पाई से। तो फिर अगर फाई को रिप्लेस करते हैं 2 पाई से, तो 2 पाई बाई 2 पाई, तो कॉस स्क्वायर पाई हो गया 1, तो इंटेंसिटी होगा 4a स्क्वायर, जैसे कि हमने पहले देखा था। तो ये मोर जनरलाइज्ड फॉर्म है। यहाँ पे दोनों केस कवर होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। तो अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एग्जांपल है, सपोज n प्लस हाफ लैम्डा पे पाथ डिफरेंस है, तो फिर इसका फेज डिफरेंस होगा पाई, और अगर हम इसमें पाई रिप्लेस करते हैं तो कॉस पाई बाई 2 प्लस 0, तो नेट इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। तो हमने देखा था कंस्ट्रक्टिव के लिए इंटेंसिटी होता है 4a स्क्वायर, और डिस्ट्रक्टिव के लिए इंटेंसिटी होता है 0 अगर एम्पलीट्यूड अगर सेम हो, इफ a इज सेम। तो ये हो गया एक चीज। अब अगर आपको दिया जाए कि फेस एंगल सपोज पाई बाई 3 आउट ऑफ फेस है, सपोज सेकेंड वेव जो है पहले वेव से पाई बाई 3 आउट ऑफ फेस है, मतलब उनका फेस डिफरेंस पाई बाई 3 है, तो आप सिर्फ यहाँ पे फाई इज इक्वल टू पाई बाई 3 पुट कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब रूट 3 बाई 2 होल स्क्वायर, तो फिर 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला से डायरेक्टली कोई भी रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं। तो फिर ये हो गया आपका एडिशन ऑफ वेव्स। और एक चीज़ मैं आपको थोड़ा क्रिटिकल एंगल के बारे में बताऊंगा। नाउ आई विल बी टीचिंग यू अबाउट क्रिटिकल एंगल। तो अब हम लोग कंसिडर करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए डेंसर टू ए रेयर मीडियम। मतलब सपोज ये हो गया डेंसर मीडियम और ये हो गया रेयर मीडियम। और हमने देखा था कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ वेव ज़्यादा है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ वेव कम है देन रेयर मीडियम। सो इफ दिस इज v1, दिस इज v2, देन v1 इज लेस देन v2। तो फिर देखते हैं, अगर ये सपोज एक इंसिडेंट रे है और रेयरर में जाके ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिविएट होगा, तो ये हो गया रेयरर। डेंसर सपोज ये n1 है, v1 है, ये n2 है, v2 है, जहाँ पे n1 और n2 है रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस और v1 और v2 स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वेव। तो फिर हमने देखा अगर वेव ऐसा है, अगर इंसिडेंट रे ऐसा है तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसा होगा। अब हम लोग और थोड़ा करके इंक्रीज करते जाते हैं। तो और थोड़ा अगर हम इंक्रीज करते हैं अगर इंसिडेंट एंगल, तो फिर रिफ्रैक्टेड एंगल और थोड़ा ज़्यादा होगा, और थोड़ा इंक्रीज करेंगे और थोड़ा ज़्यादा होगा। इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा, सपोज ये आपका इवेंचुअल रे है जब रे और इस मीडियम में नहीं आ रहा है और ग्रेज कर रहा है इस डायरेक्शन पे, तो आपका इंसिडेंट एंगल सपोज इस केस में सपोज इंसिडेंट एंगल हो गया I, इसी को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और सपोज रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया R, ये हो गया 90 डिग्री। मतलब क्योंकि आप डेंसर से रेयर जा रहे हैं, तो फिर इवेंचुअली आपको एक ये कंडीशन आएगा कि और रे इस मीडियम में पास नहीं हो रहा है, एकदम ग्रेज कर रहा है इस डायरेक्शन पे, तो फिर इस केस में R हो गया 90 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज़ करते हैं। स्नेल्स लॉ मतलब साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू n2 बाई n1। तो फिर स्नेल्स लॉ साइन I बाई साइन R इक्वल्स टू n2 बाई n1। अब साइन I का कुछ वैल्यू होगा और साइन R है साइन 90 डिग्री तो 1, तो साइन I इक्वल्स टू n2 बाई n1। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इस एंगल I को कहते हैं IC, क्रिटिकल एंगल। तो फिर क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू साइन इनवर्स
N2/N1, ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल। अब आप कोई भी मीडियम ले सकते हैं, डेंसर टू रेयरर। आपका एक एंगल ऐसा आएगा जहाँ पे आपका क्रिटिकल एंगल कंडीशन आएगा, मतलब रे और सेकेंड मीडियम में पास नहीं होगा। अब अगर आप थोड़ा और ज़्यादा एंगल लेते आई तो फिर ये पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो क्या कहते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ देयर इज नो केस ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जो भी रे आएगा वो पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यही है केस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो इसे कंडीशन क्या है, इफ I ग्रेटर देन IC, और IC क्या है, IC है साइन इनवर्स N2/N1। तो अगर ये कंडीशन होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो आपको तो कोई सेकेंड मीडियम में रे का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर और जो रे है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा।